नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा के द्वारा शुक्रवार 21 अगस्त को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के लिए पंजाब बंद की कॉल दी गई। पंजाब बंद की इस कॉल का काफ़ी व्यापक असर पंजाब में दिखाई दिया। कौमी इंसाफ मोर्चा के साथ ही कई अन्य सिख संगठन, सामाजिक संगठन और किसान संगठन इस पूरे पंजाब बंद में शामिल हुए। कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीच में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर ट्रैफिक को जाम कर दिया, जिसकी वजह से कई स्टेट और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने पहले से ही पंजाब बंद की कॉल दे दी थी और ये साफ कर दिया था कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों और मरीजों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर दुकानें भी बंद करवाई हैं और बड़ी बात यह रही कि कई व्यापारिक संगठन भी इस पंजाब बंद की कॉल में शामिल थे और लुधियाना और जालंधर समेत कई शहरों में कई मार्केट्स को दुकानदारों ने खुद ही बंद रखा और इस पंजाब बंद का समर्थन किया। कौमी इंसाफ मोर्चा का कहना है कि पंजाब में पिछले कुछ सालों से लगातार बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसी वजह से पंजाब बंद की कॉल दी गई थी। जनता को परेशानी जरूर हुई है, लेकिन अपनी बात ऊपर केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए कौमी इंसाफ मोर्चा ने ये पंजाब बंद बुलाया है। अगर हम इस पंजाब बंद के अपडेट्स की बात करें तो कई जगह पर इस बंद का व्यापक असर देखा गया। हालांकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पहले से ही प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया था और कुछ प्राइवेट स्कूल ने अपनी जो क्लासेस हैं उनको ऑनलाइन मोड में कर दिया था, ताकि सड़क पर जो छात्र स्कूल बसों का इस्तेमाल करके आते जाते हैं उनको परेशानी ना हो। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने साफ कर दिया कि पंजाब बंद के दौरान कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में छुट्टी भी नहीं रखी गई थी और पंजाब में कई जगह पर पुलिस की तरफ से नाकेबंदी की गई और कोशिश की गई कि कोई भी ज़रूरी सेवा प्रभावित ना हो। ख़ासतौर पर अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास पंजाब पुलिस की नाकेबंदी दिखाई दी और कोशिश की गई कि एयरपोर्ट सेवाओं पर असर ना पड़े। जो यात्री अपनी फ़्लाइट्स लेने के लिए जा रहे हैं उनको ट्रैफिक जाम की स्थिति या प्रदर्शनकारियों के द्वारा बंद किए गए सड़क मार्गों की वजह से परेशान ना होना पड़े। हालांकि जाम के दौरान कई जगह पर लोग प्रदर्शनकारियों के साथ बहस करते हुए भी दिखे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जो लोग बीमार हैं, मरीज हैं या फिर एम्बुलेंस सेवाओं के जरिए जा रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा है। अगर किसी का एग्ज़ाम है या किसी की कोर्ट में पेशी है तो उनको ज़रूरी दस्तावेज़ देखकर जाने दिया जा रहा है। बड़ी बात ये रही कि सिख संगठनों के साथ, कौमी इंसाफ मोर्चा के साथ किसान संगठन भी इस पंजाब बंद की कॉल में शामिल हुए और कई जगह पर किसान संगठन के नेताओं ने और किसानों ने भी स्टेट और नेशनल हाईवे जाम करके इस प्रदर्शन का समर्थन किया है। जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक खरड़ जो कि मोहाली में है, वहाँ पर खरड़ फ्लाईओवर जो कि चंडीगढ़ को आगे रोपड़ और जालंधर से जोड़ता है और यहीं से रोपड़ से मनाली जाने का रास्ता भी है। अगर आप चंडीगढ़ से जा रहे हैं तो खरड़ फ्लाईओवर का ही इस्तेमाल किया जाता है। उस पर भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर पूरी तरह से जाम कर दिया। तो पंजाब बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। हालांकि रेलवे सेवाओं पर कोई खास इसका असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं उन पर असर दिखाई दिया। कई जगह पर बसों के रूट्स प्रभावित रहे, इस कारण से यात्री भी परेशान दिखे। लेकिन सुबह 7 बजे ये पंजाब बंद की कॉल शुरू हुई थी। दोपहर 2 बजे प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन की कॉल को ख़त्म कर दिया। सड़कों पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई थी उनको हटा लिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन रहा है। कुछ जगहों पर जिसमें पटियाला है, लुधियाना है, यहाँ पर दुकानों को बंद करवाया गया। लेकिन जो दुकानदार हैं उनका कहना था कि वो भी पंजाब बंद की कॉल का, कौमी इंसाफ मोर्चे का समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो ये मांग है बंदी सिखों की रिहाई की उसको गंभीरता से लेगी। तो पंजाब बंद का व्यापक असर दिखाई दिया और इस बंद के दौरान कई जगह पर सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके अलावा मार्केट्स को भी बंद रखा गया। पंजाब के जालंधर के प्रतिष्ठित सिटी इंस्टीट्यूट में छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मामूली विवाद के बाद छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों गुटों के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें छात्र
आपस में झगड़ा करते हुए और एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए देखे जा सकते हैं। घटना की जानकारी तुरंत ही पंजाब पुलिस को दी गई, जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और इस मामले में कानूनी कार्रवाई की गई। हालांकि बाद में छात्रों के दोनों गुटों को बिठाकर बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का प्रयास भी किया गया। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कैंपस में फर्स्ट ईयर के एक छात्र ने शिकायत की कि जब वो खाना खा रहा था तो उसकी खाने की थाली में एक टैबलेट और उसका रैपर निकला है। इसकी शिकायत करने के लिए जब वो दफ्तर में गया और हॉस्टल प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी देकर वापस लौट रहा था, तभी बताया जा रहा है कि छात्रों के एक अन्य गुट से जुड़े कुछ छात्रों ने इस युवक के साथ गाली गलौज किया, जिसके बाद विवाद काफ़ी बढ़ गया। छात्र ने दावा किया कि गाली गलौज के बाद उसके साथ मारपीट भी की गई और दूसरे गुट के 2 से 3 सीनियर छात्र ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस बीच उनके साथी भी आ गए और इस दौरान छात्रों के हाथ में डंडे और रोड भी आ गए और छात्रों के दोनों गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों गुटों के बीच मारपीट के दौरान हॉस्टल के कमरों की खिड़कियों के शीशे भी तोड़े गए और हॉस्टल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दूसरे गुट के जो छात्र थे वो रोड लेकर जबरन हॉस्टल में घुसने का प्रयास कर रहे थे और इस दौरान मारपीट का ये मामला काफ़ी बढ़ गया। जो पीड़ित छात्र है उसने आरोप लगाया है कि झगड़े के बाद पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस उनके छात्र गुट के साथ बात कर रही थी तब भी दूसरे गुट के छात्रों ने उनको उकसाया और नीचे से ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पंजाब पुलिस के कई सीनियर अधिकारी पहुंचे। कैंपस में सुरक्षा के लिए एसपी, डीएसपी और 3 एआरपी की टीमें और आसपास के थानों के एसएचओ की तैनाती की गई। एसीपी के मुताबिक करीब आधा घंटे के अंदर स्थिति को सामान्य लाया गया है और इस मामले में जो वीडियो हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे एसीपी कुलविंदर सिंह विर्क ने कहा कि पुलिस रात भर कैंपस में ही मौजूद रही। उन्होंने कहा कि जिस भी छात्र ने हुल्लड़बाजी की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बातचीत के जरिए भी छात्रों को शांत करवाने का प्रयास किया गया है। इस पूरे झगड़े में किसकी क्या भूमिका रही इसके लिए हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पंजाब पुलिस ने ले ली है, उसकी जांच करवाई जा रही है। हालांकि इस पूरे विवाद को धार्मिक रंग देने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे विवाद को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि छात्रों को शांत करवा दिया गया है, बातचीत के जरिए झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जिन छात्रों ने हॉस्टल के अंदर तोड़फोड़ की है, मारपीट की है, उनके वीडियो पुलिस को मिल चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो जो मौके पर कुछ छात्रों ने बनाए हैं उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सिटी इंस्टीट्यूट प्रशासन का कहना है कि मामूली विवाद के बाद ये झगड़ा हुआ था और इंस्टीट्यूट के प्रशासन के द्वारा इस मामले को सुलझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ गलतफहमी की वजह से छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे और पूरे विवाद को सुलझाने का इंस्टीट्यूट का जो प्रशासन है वो भी लगातार प्रयास कर रहा है। पंजाब के मोहाली के एरो सिटी में अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल की बिल्डिंग में बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बेसमेंट की खुदाई के दौरान नीचे से काफ़ी मिट्टी निकाली गई थी और इसके बाद वहां पर कंक्रीट के स्लैब लगाने का काम चल रहा था। गुरुवार की रात को यह हादसा हुआ है जब बेसमेंट से निकाली गई मिट्टी अचानक से वहां पर काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरी। घटना में 4 मजदूर मिट्टी के अंदर दब गए थे, जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू दल को मौके पर बुलाया गया और स्थानीय लोगों और मजदूरों के साथ मिलकर एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस घटना के बाद चारों मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 मजदूरों की इस घटना में मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में लापरवाही की बात सामने आई है क्योंकि बेसमेंट की खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकाली जाती है उसे साथ के साथ हटाना पड़ता है और सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से ही बेसमेंट में काम किया जाता है, लेकिन इस घटना में लापरवाही की बात सामने आ रही है। जो मिट्टी बेसमेंट से निकाली गई थी वो बारिश के दिनों के दौरान भी ऐसे ही पड़ी हुई थी और बारिश में मिट्टी नरम होकर अचानक से नीचे काम कर रहे मजदूरों के ऊपर आ गिरी। गुरुवार की रात को बताया जा रहा है कि हादसा हुआ था। उसके बाद ये पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सीधे तौर पे कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है। जिन लोगों की लापरवाही होगी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि इस पूरी साइट पर काम देख रहे थे, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उन तमाम हालात के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार ये हादसा किस तरह से हुआ है। पंजाब पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे, जिनकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है और 2 मजदूरों की मौत हो गई है, उन सभी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ, लेकिन सदन की कार्रवाई के पहले ही दिन काफ़ी हंगामा हो गया। सत्र की शुरुआत की गई राष्ट्रीय गान के साथ, लेकिन सदन में बीजेपी के विधायकों ने कहा कि राष्ट्रगान के साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी बजाया जाए और उसके सम्मान में सभी खड़े हों। लेकिन इस पूरे विवाद पर विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि सदन की परंपरा रही है कि सदन की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ होती है और सदन की समाप्ति के वक्त राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बजाया जाता है। लेकिन बीजेपी विधायकों ने कहा कि अब कानून बन चुका है और राष्ट्रीय गीत को भी उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए जैसा कि राष्ट्रीय गान को दिया जाता है। इसी बात को लेकर सदन में काफ़ी देर तक ड्रामा होता रहा और सिर्फ 11 मिनट की कार्रवाई के बाद ही सत्र की पहले दिन की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। देशद्रोह और राष्ट्रीय गीत के अपमान के आरोप भी एक दूसरे पर लगाए गए। बताया जा रहा है कि सदन की कार्रवाई के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि हिमाचल विधानसभा एक स्वायत्त संस्था है और यहाँ पर एक परंपरा है जिसके आधार पर सदन की कार्रवाई चलती है। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाया कि सदन में राष्ट्रीय गीत का अपमान किया गया है और कांग्रेस के विधायकों ने ऐसा करके देश के खिलाफ देशद्रोह जैसा काम किया है। इसी बात को लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि सदन की अपनी स्वायत्तता है और कार्रवाई नियमों और परंपराओं के हिसाब से पहले भी चलती रही है और इस बार भी सदन की परंपरा और नियमों के हिसाब से ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रगान के साथ शुरुआत हुई और राष्ट्रगीत के साथ सदन की समाप्ति की परंपरा रही है और उसी का पालन किया जाएगा। वहीं सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सदन में राष्ट्रगान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का सम्मान करती है। सत्ता में कांग्रेस पार्टी का ये नियम रहा है कि जो भी सदन की परंपरा है उसका सम्मान के साथ पालन किया जाता है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। राष्ट्रीय गान के दौरान ही बीजेपी के विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया था और ऐसा करके उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी विधानसभा की परंपराओं का भी सम्मान नहीं करती है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जुड़े कई मुद्दे हैं जिनका हिमाचल प्रदेश की जनता पर भी असर पड़ रहा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में चर्चा होनी थी, लेकिन सिर्फ 11 मिनट के अंदर ही ये पूरी सदन के पहले सत्र की कार्रवाई खत्म कर दी गई। सदन को पहले ही दिन स्थगित करना पड़ा क्योंकि बीजेपी के विधायक लगातार हंगामा कर रहे थे। सीएम ने कहा कि ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि केंद्र सरकार की जो विफलताएं रही हैं, जिनकी वजह से हिमाचल की जनता भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, उन मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा ना की जा सके। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की ओर से बीजेपी के विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत को संवैधानिक रूप देते हुए एक एक्ट लोकसभा में पास कर दिया गया है। ऐसे में हिमाचल विधानसभा के अंदर भी राष्ट्रगान के साथ ही राष्ट्रीय गीत को भी बजाया जाना चाहिए था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे वंदे मातरम मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे और हालात इस तरह बेकाबू हो गए कि हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र की पहले ही दिन की जो कार्रवाई हुई उसे महज 11 मिनट में ही समाप्त करना पड़ा। हरियाणा के हिसार में कोर्ट परिसर के बाहर गैंगवॉर की घटना सामने आई है। घटना गुरुवार दोपहर की है। बताया जा रहा है कि एक गैंगस्टर पेशी के लिए कोर्ट परिसर में घूम रहा था। इसी दौरान पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हमलावरों ने अचानक से उस पर फायरिंग कर दी और इस दौरान 12 से 14 राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि घटना में जब बदमाश फायरिंग करने के बाद भागने की फिराक में थे, इसी दौरान एक हमलावर को मौके पर मौजूद गैंगस्टर के साथियों ने
कुछ आसपास खड़े पुलिसकर्मियों की मदद से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के पीछे गैंगवार की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस गैंगस्टर को गोली मारी गई है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि जिस गैंगस्टर को गोली मारी गई है उसका नाम विनोद पानू उर्फ काना है और उसे कई मामलों में इससे पहले नामजद किया जा चुका है। उसकी कई गैंग्स के साथ दुश्मनी की बात भी सामने आ रही है। इस पूरी घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक गैंगस्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना की जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन अब तक हरियाणा पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टरों और शूटर्स के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है या नहीं। फिलहाल इस घटना को लेकर जानकारी ये है कि विनोद पानू और उसके साथ उसके कुछ अन्य साथी गुरुवार को 5 साल पहले हुए हत्या के एक मामले में पेश होने के लिए कोर्ट में पहुंचे थे, जहां पर उस मामले में फैसला सुनाया जाना था। फैसला सुनाने पर विनोद पानू, जो कि पूर्व में गैंगस्टर रहा है, उसको बरी कर दिया गया था, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ कोर्ट परिसर से जैसे ही बाहर निकला तो पहले ही वहां पर कुछ हमलावर उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने विनोद पानू को घेर कर उसके ऊपर 12 से 14 राउंड फायर कर दी। बताया जा रहा है कि इस घटना में 10 के आसपास गोलियां विनोद पानू को लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के 2 वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में हमलावर गोली मारकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं गैंगस्टर के कुछ साथी आसपास खड़े पुलिसकर्मियों की मदद से एक हमलावर को पकड़ते हुए भी देखे गए हैं। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी इस मामले में अपनी मौजूदगी दिखाने का प्रयास किया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक गैंगस्टर ने ऑडियो जारी करके इस घटना की जिम्मेदारी ली है। लेकिन हरियाणा पुलिस का मानना है कि जो गैंगस्टर विनोद पानू है उसका पूर्व में कई अन्य और गैंग्स के साथ भी 36 का आंकड़ा रहा है। उसकी दुश्मनी अन्य कई मामलों और ज़मीनी विवादों को लेकर भी रही है, तो ये मामला आपसी रंजिश का भी हो सकता है। फिलहाल जो एक हमलावर मौके से पकड़ा गया है उससे हरियाणा पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्या की पूरी गुत्थी को सुलझा दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर फायरिंग और ये गैंग वॉर की घटना हुई वो बिल्कुल सुरक्षित इलाका है। हिसार कोर्ट कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर ये घटना हुई है, जहां पर हथियारों से लैस हमलावरों ने सरेआम एक गैंगस्टर को गोली मारी है। तो हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर इस घटना के बाद कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी दिन दहाड़े हुई इस गैंगवार की घटना को लेकर हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था और गैंगस्टर्स की मौजूदगी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।